स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इस गार्डियन विद सुनील में। आज के इस सेशन में हम आपके बीच में जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से जो MCQ के क्वेश्चन आपके यूपी PCL अकाउंटेंट में बनते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। उन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको डिसीजन लेना है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कैश बुक चैप्टर से रिलेटेड है। तो कैश बुक आप लोग पढ़े होंगे। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हम ये जानेंगे कि वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है और उस चैप्टर की थोड़ी सी शॉर्ट समरी भी जानने का प्रयास करेंगे कि उस चैप्टर में होता क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो कैश बुक चैप्टर से लिया गया है और कैश बुक चैप्टर में जो शॉर्ट समरी है वो ये है कि हम लोग जितने भी कैश रिसीव करते हैं, ऑल कैश रिसीव्ड इन अ डे शोन इन अ कैश बुक, एंड जितने भी हम कैश पेमेंट करते हैं उसको भी शो कहाँ करते हैं? कैश बुक में। तो ऑल कैश पेमेंट शोन इन अ कैश बुक। कहने का सेंस ये हुआ कि कैश बुक में हम डेली टू डेली का जो भी कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट्स होता है उसी को रिकॉर्ड करते हैं। उसके अलावा के जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करते हैं। ये कैश बुक की एक शॉर्ट समरी थी। अब क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है और ऑप्शन क्या उसका सही होगा। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ कैश बुक। मतलब आपसे ये पूछा है कि कैश बुक के एडवांटेज क्या हैं। ऑप्शन में पहला है एनी मिस्टेक इन द बुक कैन बी इजीली डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कैश बुक कैश। तो जब हम कैश का वेरिफिकेशन करते हैं तो कैश का वेरिफिकेशन करते समय ही कैश बुक में जो भी मिस्टेक होता है उसे डिडक्ट कर लेते हैं। तो पहले इस ऑप्शन का थोड़ा सा सेंस निकाल के समझते हैं और आसान भाषा में। जैसे कैश बुक में जो भी चीज़ें आप लिखते हैं, चाहे रिसीप्ट हो और चाहे पेमेंट हो, जिसे भी लिखेंगे वो कोई न कोई रसीद के माध्यम से ही लिखेंगे। अगर आपने किसी से पैसा रिसीव किया है तो जिस भी पर्सन से पैसा रिसीव किए होंगे उस पर्सन को रसीद जरूर दिए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आपको कोचिंग पढ़ा रहे हैं और आप हमें फ़ीस जमा करते हैं तो जितने भी रुपए की हम फ़ीस आपसे लेंगे, अगर सपोज दैट हम आपसे 20,000 रुपीज़ फ़ीस लेते हैं तो उसके बदले में हम अपने कोचिंग की रिसीप्ट देंगे। तो रिसीप्ट जब देखिए काटा जाता है तो ओरिजिनल जो कॉपी होती है वो पेमेंट करने वाले को दिया जाता है और उसकी बी कॉपी उस पर्सन के पास होता है जिसने पेमेंट को रिसीव किया है। इट मीन्स बिजनेस में रिसीप्ट की डुप्लीकेट कॉपी पड़ी रहती है और उसी डुप्लीकेट कॉपी से ही हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में ट्रांजैक्शंस को। जब कैश बुक में हम 20,000 लिखेंगे तो उस कैश बुक में लिखी हुए अमाउंट को वेरीफाई करते हैं जो रिसीप्ट होता है उससे। अगर रिसीप्ट में 20,000 है और कैश बुक में भी 20,000 ही लिखा है तो इसका मतलब कोई भी मिस्टेक कैश बुक में नहीं है। बट यहाँ पर 20,000 है बट लिखते समय यहाँ 2,000 हुआ। तो जब हम दोनों को वेरीफाई करने लगते हैं तो ईजिली हम डिडक्ट कर लेते हैं कि यहाँ तो 2,000 लिखा है जबकि यहाँ 20,000 की रसीद कटी थी। तो इस तरीके से हम कैश बुक का जब वेरिफिकेशन करते हैं तो ईजिली हम ये डिडक्ट कर पाते हैं कि उसमें क्या मिस्टेक है, क्योंकि ह्यूमन का नेचर है कि वो कभी कभी 20,000 को लिखते समय एक जीरो या तो लिखने से भूल जाता है या फिर एक जीरो ज़्यादा लगा देता है। एक जीरो कम लगाएगा तो 20,000 की जगह 2,000 हो जाएगा और एक जीरो अगर ज़्यादा लगा देगा तो 20,000 की जगह 2 लाख हो जाएगा। ये ह्यूमन का मिस्टेक नॉर्मल है, ऐसा होता है। तो इसको ईजिली डिडक्ट किया जाता है जब कैश का वेरिफिकेशन किया जाता है तब। तो पहला तो सही है, ये एडवांटेज है कैश बुक का। दूसरा है डेली कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट्स आर ईजिली असर्टेन। अभी अभी आपको जब शॉर्ट समरी हमने कैश बुक का बताया कि कैश बुक में क्या चीज़ लिखा जाता है तो आपको पता चला कि जितना डेली कैश रिसीप्ट होता है उसको कैश बुक में लिखते हैं और जितना डेली पेमेंट होता है उसे भी कैश बुक में ही लिखते हैं। तो जब आप कैश बुक को
देखेंगे तो ईजिली आप ये तो जान ही सकते हैं कि कितना कैश रिसीव हुआ है और कितना कैश पेमेंट हुआ है, क्योंकि कैश बुक में वही चीज़ें लिखी जाएंगी जो कैश में आप रिसीव करते हैं या कैश में पेमेंट करते हैं। अगर कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट और कैश रिसीप्ट ही लिखा गया है तो फिर कैश बुक जो भी बैलेंस शो कर रहा है तो उसको देख के तो आप ये बोल ही सकते हैं कि ये फाइनली कैश में पेमेंट हुआ और ये फाइनली कैश में पेमेंट मिला। तो ईजिली आप असर्टेन कर सकते हैं कि डेली कितना कैश मिल रहा है और डेली कितना कैश जा रहा है। तो इसका मतलब बी वाला भी एडवांटेज कैश बुक का है। ऑप्शन नंबर सी है बोथ। बोथ का मतलब होता है ए प्लस बी, दोनों ऑप्शन सही है। तो ये भी सही था, ये भी सही है, और जब यहाँ बोथ लग गया तो ये भी सही हो गया। और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा फिर? तो आंसर बनेगा सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जो भी बातें लिखी है वो कैश बुक का एडवांटेज है, क्योंकि क्वेश्चन एडवांटेज को लेकर के बना है। तो पहला पॉइंट कैश बुक का एडवांटेज है, दूसरा पॉइंट भी कैश बुक का एडवांटेज है, तीसरे पॉइंट में पहले और दूसरे पॉइंट को साथ में कंसीडर किया गया। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन देखेंगे तो तीनों है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं, ऑल ऑफ दीज लगा लीजिएगा। अगर ऑप्शन ऐसा होगा तो लास्ट ऑप्शन आपको नन ऑफ दीज न लगा करके ऑल ऑफ दीज लगाना होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज अगर क्वेश्चन में देगा तो फिर उस केस में आपका बी ऑप्शन सी ऑप्शन अगर आप टिक करते हैं तो नंबर मिलेगा, जबकि रियलिटी है कि पहले ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी वाला भी ऑप्शन सही है। तो ऐसे केस में क्वेश्चन में नन ऑफ दीज का ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए। बट अगर क्वेश्चन में दिया है तो मतलब क्वेश्चन गलत है, तो उस केस में आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिखेगा वो कौन सा दिखेगा? ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब आंसर आपका डी सही हो जाएगा। इसके पहले जो ऑप्शन रखा था नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज के केस में क्वेश्चन का दिया हुआ ऑप्शन ही गलत था, इसलिए उस ऑप्शन को आप हटा के लिखेंगे ऑल ऑफ दीज। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन हो गया डी सही। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन जो बना है वो कौन से चैप्टर से बना है पहले उसको देखेंगे, उसके बाद उस चैप्टर की थोड़ी सी शॉर्ट समरी समझेंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर सही है कि गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्सपेंस इन पीएल अकाउंट। आपसे पूछा है कि पीएल अकाउंट में जो एक्सपेंस दिखाए जाते हैं उसके सीक्वेंस क्या है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्सपेंस ऑफ पीएल अकाउंट। जो भी नीचे ऑप्शन दिए गए हैं क्या वो पीएल अकाउंट में दिखाए जाने वाले एक्सपेंस के सीक्वेंस हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए पीएल अकाउंट क्या है। हर एक बिजनेस इंटरप्राइजेस कुछ समय के बाद अपने बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस का पता करना चाहता है कि उसको बिजनेस को चलाने से फायदा हुआ कि घाटा हुआ। तो कुछ समय क्या होता है? तो कुछ समय डिसाइड करता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। या तो कैलेंडर ईयर अडॉप्ट होता है या तो फाइनेंशियल ईयर। अगर कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर को चेक किया जाएगा, और अगर फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च को चेक किया जाएगा। कहने का सेंस ये हुआ कि बिजनेस को करने से फ़ायदा हुआ कि घाटा हुआ, अगर इसका पता करना चाहते हैं तो उस केस में आप या तो 31 दिसंबर को पता करेंगे या तो 31 मार्च को करेंगे। इन्हीं में से कोई एक डेट होगा। अब जो भी डेट हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं क्या है पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, पहले इसकी बात कर लें। तो क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से आने वाले ग्रॉस प्रॉफिट को। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में है तो क्रेडिट में लिखते हैं, और इन केस ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस है तो उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। ग्रॉस लॉस को डेबिट साइड में लिखते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये तो हुआ ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र होके आने वाले प्रॉफिट या लॉस की कहानी। अब बात करते हैं कि इसके अलावा क्या लिखते हैं। तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में
हम ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड में लिखते हैं। अब ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो सब आपके पीएल अकाउंट में आते हैं। ऑफिस के साथ साथ जितने सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, मीन्स सेलिंग एक्सपेंस, और उसके साथ साथ फाइनेंस कास्ट भी यहाँ पर आता है। ठीक है, फाइनेंस कास्ट। अब ये क्या है फाइनेंस कास्ट, उसकी बात कर लेते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए अगर आप किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखे हुए हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसी को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में फाइनेंस कास्ट का नाम दिया गया। मतलब फाइनेंस कास्ट में अब अगर आपसे कोई पूछे क्या दिखाते हैं तो आपका आंसर होगा कि यहाँ पर हम वो सारे आइटम दिखाते हैं जो लोन पर इंटरेस्ट पे करने से रिलेटेड होते हैं, तो वो फाइनेंस कास्ट हुआ। तो कुल मिला के अगर हम पूछें कि पीएल अकाउंट में किस टाइप का एक्सपेंस दिखाया जाता है तो आंसर होगा ऑफिस से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड। इन तीनों ही एक्सपेंस को कहाँ दिखाते हैं? पीएल अकाउंट में। ये आपका पीएल अकाउंट की एक छोटी सी समरी हुई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्सपेंस इन पीएल अकाउंट। मतलब ये नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं पूछ रहा है कि क्या ये जो ऑप्शन हैं ये पीएल अकाउंट में दिखाए जाने वाले जो एक्सपेंस होते हैं उन एक्सपेंस का ये सीक्वेंस है क्या? तो आंसर आपका क्या बनेगा? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ऑफिस का खर्चा भी पीएल में आता है, सेल्स का भी खर्चा पीएल में आता है और फाइनेंस का भी आता है। यहाँ देखिए फाइनेंशियल है, सेल्स है, ऑफिस है, तीनों आपको दिख रहे हैं। कहने का मतलब पीएल अकाउंट में अगर ये तीनों एक्सपेंस दिखाए जाते हैं तो ऑप्शन में भी तीनों दिख रहे हैं। और लास्ट में दिया है ऑल ऑफ दीज, मतलब पीएल अकाउंट में दिखाए जाने वाले एक्सपेंस का सीक्वेंस फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंस भी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी है और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी है। कहने का मतलब ये तीनों ही एक्सपेंस पीएल अकाउंट में दिखाए जाते हैं। और लास्ट में दिया है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज का मतलब कि तीनों ही क्या पीएल अकाउंट में दिखाए जाते हैं या फिर तीनों में से कोई एक दिखाया जाता है। अगर तीनों में से कोई एक दिखाया जाता होता तो फिर आप सिर्फ उसी को टिक कर देते, वही आपका आंसर बनता। यहाँ पर तीनों को ही पीएल अकाउंट में दिखाया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ आपका आंसर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी में बोल रहा है कि ऑल ऑफ दीज मतलब सभी सही है, तो आंसर होगा बिल्कुल सभी सही है। तो फाइनली आंसर क्या टिक हो जाएगा आपका? डी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ऑप्शन सही होगा वो डी सही होगा। तो इस तरीके से आपने दो क्वेश्चन देखा जो कि आपके यूपी पीसीएल अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछता है। और मोस्टली स्टूडेंट क्वेश्चन के सेंस को नहीं निकाल पाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो आराम से आप पहले क्वेश्चन के सेंस को समझिए, क्वेश्चन को जानने का प्रयास करिए कि किस चैप्टर से रिलेट कर रहा है। जिस चैप्टर से क्वेश्चन रिलेट करे उस चैप्टर की पहले आप शॉर्ट समरी जानें और शॉर्ट समरी को जानने के बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। इन केस इतना करने के बाद भी आपको नहीं समझ में आया कि क्या ऑप्शन सही होगा तो 4 में से 1-2 ऑप्शन ऐसे ज़रूर दिखाई देते हैं जो आपको 100% पता होता है कि ये आंसर नहीं हो सकता है या फिर 100% ये पता होता है कि यही आंसर हो सकता है। तो उस केस में जब आप अपने मन से कुछ तुक्का लगाएंगे तो वो भी सही निकलेगा। बट ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप पहले क्वेश्चन का सेंस समझें, उसके बाद क्वेश्चन कौन से चैप्टर से रिलेट कर रहा है उस चैप्टर की एक शॉर्ट समरी को जानें और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो आई होप इन दोनों क्वेश्चन को ही आप समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट आपको बनता है तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम लेके आते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि और भी मज़ेदार क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो नोट करें इसे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि
इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? कहने का मतलब नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो सबसे पहले हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में थोड़ी सी एक शॉर्ट समरी को जानने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शन की तरफ आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है। अब जिन स्टूडेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी बारे में ना पता हो कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो फिर वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के भी बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो उन्हीं के लिए एक छोटी सी समरी बताते हैं कि क्या हम दिखाते हैं यहाँ पे। तो एक साल में जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस जितने भी आपके एक साल में होते हैं, उन सभी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, और जितने भी रेवेन्यू इनकम होते हैं उनको भी हम यहाँ पे दिखाते हैं। कुल मिला के ये कह लें कि एक साल में जितना रेवेन्यू इनकम होता है उसको, और एक साल में जितना रेवेन्यू एक्सपेंस होता है उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देते हैं। तो उस साल में बिज़नेस को करने से क्या फ़ायदा हुआ या क्या घाटा हुआ, ये हमें आसानी से मालूम हो जाता है। तो अब काफ़ी स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन ये भी बना होगा कि इनकम और एक्सपेंस तो हम समझ रहे हैं, इनकम का मतलब एक साल में आपने जो कमाया, और एक्सपेंस का मतलब एक साल में जो आपने खर्चा किया। अगर आप अपनी कमाई से अपने खर्च को हटा दीजिए तो बचा हुआ या तो फ़ायदा बनेगा या तो घाटा बनेगा। बट दोनों के आगे रेवेन्यू लगा हुआ है। मतलब प्रॉफिट या लॉस अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक्सपेंस और इनकम आप दिखाएंगे ज़रूर, लेकिन रेवेन्यू नेचर वाला। तो ये रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या होता है? तो पहला पॉइंट, रेवेन्यू नेचर का मतलब जो बिज़नेस को चलाने से रिलेटेड, बिज़नेस को चलाने से रिलेटेड जो इनकम होती है वो रेवेन्यू इनकम, और बिज़नेस को चलाने से रिलेटेड जो एक्सपेंस होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंस। तो अभी इसमें भी आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये कौन सा एक्सपेंस है कौन सा इनकम है। तो बात करते हैं, जैसे आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग मुझे जो भी फीस देते हैं वो हमारा इनकम होता है, और ये आपको पता है कि पूरे साल भर में ये फिक्स नहीं है कि कितने स्टूडेंट पढ़ेंगे, स्टूडेंट की संख्या बढ़ती घटती रहेगी। जो जैसे जैसे कोचिंग को ज्वाइन करेंगे वो वैसे ही फीस देंगे, तो वो हमारा रेवेन्यू इनकम होगा। क्यों रेवेन्यू इनकम बना? क्योंकि मेरा मेन इंटेंशन इस कोचिंग को चलाने का जो था वो सिर्फ इतना ही था कि हम आपको पढ़ा के आपसे पैसा कमाएंगे। मतलब हमारे इनकम का जो मेन सोर्स है वो है आपसे फीस लेना, वो हमारी इनकम है, वो रेवेन्यू इनकम कहलाएगा। अगर हम इसके अलावा भी कहीं से पैसा कमाते हैं, जैसे हम कोचिंग की कमाई को किसी बैंक में जमा कर देते हैं और बैंक उस पर हमें इंटरेस्ट देती है, तो वो इंटरेस्ट हमारा रेवेन्यू इनकम नहीं कहलाएगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू इनकम है, लेकिन वो बिजनेस इनकम नहीं, मीन्स ऑपरेटिंग इनकम नहीं बोलेंगे उसको, है ना। रेवेन्यू इनकम बट वो भी कहलाएगा क्योंकि आप बार बार इंटरेस्ट को पाते हैं। जहाँ रिपीट नेचर लग जाए वो आपका रेवेन्यू हो जाएगा, जहाँ रिपीटेशन ना हो वो नॉन रेवेन्यू हो जाता है। तो रेवेन्यू का सेंस आई होप आप समझ गए होंगे, जहाँ रिपीट हो, जैसे फीस बार बार दे रहे हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए जिसका बेनिफिट आपको सिर्फ 12 महीना ही मिले, वो भी रेवेन्यू नेचर में आता है। तो काफ़ी पॉइंट हैं रेवेन्यू नेचर के आइटम को पहचानने का। तो ये सब सारे चीज़ें हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। अब अगर आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू ही दिखा रहे हैं, तो चलिए पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं पहला ऑप्शन सही है कि गलत है। तो ऑप्शन पहला, ओनली रेवेन्यू ट्रांजेक्शन आर इंक्लूडेड इन इट। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू ही ट्रांजेक्शन को इंक्लूड किया जाता है, नो कैपिटल आइटम इज टेकन इनटू अकाउंट। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम को ही दिखाया जाता है,
कैपिटल नेचर के आइटम को नहीं दिखाया जाता। बिल्कुल 100% सही बात है। अभी अभी आपको बताया कि सिर्फ रेवेन्यू ही नेचर का इनकम और एक्सपेंसेस आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। और ऑप्शन फर्स्ट में कह भी रहा है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को नहीं लिखते हैं। इट मीन्स पहला ऑप्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का। जबकि हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉट वर्ड लगा के पूछा है, मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकल गया, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्लियर। दूसरा, इट इज इन फैक्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न। जैसे प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक उसी तरीके से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनता है। बिल्कुल सही बात है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न के थ्रू बनाया जाता है और जो नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न्स होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। कहने का मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से जो संस्थाएं बनाई जाती हैं वो संस्थाएं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं। जो संस्थाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाई जाती हैं बल्कि सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं वो संस्थाएं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। बनाते दोनों ही हैं, नाम दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों ही अकाउंट में दिखाए जाने वाले आइटम रेवेन्यू नेचर के ही इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही तरह इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनता है। तो ये भी बात सही है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, इट इज आउटसाइड द डबल एंट्री सिस्टम। जिस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। लिखा इट इज आउटसाइड द डबल एंट्री सिस्टम, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को डबल एंट्री सिस्टम से बाहर रखा गया। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को डबल एंट्री सिस्टम से बाहर रखा गया, बिल्कुल गलत है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी डबल एंट्री सिस्टम में ही रखा गया है। डबल एंट्री सिस्टम बेस पे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनता है। ऐसा नहीं कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका डबल एंट्री सिस्टम के बाहर से कहीं बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। लास्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। क्यों? क्योंकि बोला है ऑल एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड ऑल रेवेन्यू ऑन क्रेडिट साइड। जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है और जितने भी रेवेन्यू इनकम होते हैं उनको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। ये 100% सही बात है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते समय क्रेडिट साइड में हम रेवेन्यू इनकम को दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में रेवेन्यू इनकम को दिखाते हैं, डेबिट साइड में रेवेन्यू एक्सपेंस को दिखाते हैं। तो इट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डी वाला भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस ऑप्शन में हमारा सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा था जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं था। तो आई होप इस क्वेश्चन को अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे ही हमें क्वेश्चन को डिस्कस करना है, ऐसा नहीं है ऑप्शन लिख दिए ये ऑप्शन सही है, थोड़ा सा बात कर लिए आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। एक एक बात को अच्छे से समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन में ऑप्शन सेम नहीं आते हैं, ऑप्शन बदल जाते हैं। फैक्ट आपको मालूम होगा तो बेशक कोई भी ऑप्शन घुमा के पूछे आंसर सही करके आएंगे, रट के जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। तो इसे नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेकर के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। दो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। दोनों क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिया गया है उसकी बात करें तो एक क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड, मीन्स फाइनल अकाउंट से, और दूसरा क्वेश्चन है बिल ऑफ
एक्सचेंज चैप्टर से। तो दो क्वेश्चन आपके दो चैप्टर से हैं, एक है फाइनल अकाउंट से और अगला है बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, फिर उसी के बेस पर उस चैप्टर की समरी समझेंगे और फिर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा फीचर नहीं है, कौन सा फीचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या फीचर है। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है। क्या बोले हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, मीन्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उसमें आपको या तो ग्रॉस प्रॉफिट मालूम होता है या फिर ग्रॉस लॉस मालूम होता है जब हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं तब। ये आप लोग पढ़े होंगे, इतना बेसिक जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि किसी भी एंटरप्राइज का जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो फाइनल अकाउंट बनाते समय सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाया जाता है, जहां से हमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट मालूम होता है या तो ग्रॉस लॉस मिलता है। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं। किसके बाद बनाते हैं भैया? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट होता है उसको सबसे पहले ट्रांसफ़र करके ले आते हैं पीएल अकाउंट में। तो पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट को ले आते हैं ट्रांसफ़र करके, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट है तो, और डेबिट साइड में ग्रॉस लॉस को ट्रांसफ़र करके ले आते हैं, अगर ग्रॉस लॉस है तो जो भी होगा उसको ऐसे ट्रांसफ़र करके ले आएंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शोन इन डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देते हैं। क्रेडिट साइड में हम इसके अलावा मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा इनकम को भी रख लेते हैं, जो बिजनेस को चलाने से रिलेटेड इनकम नहीं होता है, मीन्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो होते हैं उसको दिखा देते हैं, जैसे डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इन सबको हम क्रेडिट में दिखा लेते हैं। बीच का डिफरेंस कर लेते हैं तो या तो नेट प्रॉफिट मिलता है या फिर नेट लॉस मिलता है। तो ये है हमारा फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शॉर्ट समरी। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा फीचर नहीं है इन चारों ऑप्शन में? पहला, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन द फर्स्ट डे। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंट ईयर, मीन्स अकाउंटिंग ईयर इसको समझिएगा, ऑफ द अकाउंट एन अकाउंटिंग ईयर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। इसका सेंस ये हुआ कि बिजनेस का रिजल्ट डिटरमाइन करने के लिए अकाउंटिंग ईयर के फर्स्ट डे में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर कर लेते हैं। बिल्कुल ऑप्शन गलत है, क्योंकि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को चलाने से आपको फाइनली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसका रिजल्ट आप तभी जान पाएंगे जब आप उस साल के अंत में आप पीएल अकाउंट बनाएं। कहने का सेंस ये हुआ कि फाइनल रिजल्ट हमें साल के अंत में अकाउंट बनाने पे मिलता है, बीच में या शुरुआत में बनाने पे नहीं मिलता है। तो इस तरीके से अब हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट डे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना करके
नेट रिजल्ट बिजनेस का नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहला ही आंसर आपका क्या हो गया, गलत, मीन्स फीचर नहीं है, ये फीचर नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा कौन सा फीचर है, सॉरी कौन सा फीचर नहीं है, तो यही फीचर नहीं है। बाकी की बात कर लेते हैं, देखते हैं फीचर है कि नहीं है, हो सकता है और भी कोई फीचर ना हो। नेक्स्ट है ओनली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड इनडायरेक्ट रेवेन्यूज आर शोन इन दिस अकाउंट। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं और जितने भी इनडायरेक्ट रेवेन्यू हैं उनको हम पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये देखिए मैंने लिखा ही था, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और नॉन ऑपरेटिंग इनकम मीन्स इनडायरेक्ट इनकम को पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। तो बी वाला ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये आपका फीचर है। अगर ये फीचर है तो फिर ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा सिर्फ इतने से ही फंसाता है, नॉट वर्ड लगा करके। नॉट लग गया तो आपको वो आंसर टिक करना है जो फीचर नहीं है, नॉट हट गया तो वो ऑप्शन आपको टिक करना है जो फीचर हैं। तो क्वेश्चन में नॉट वर्ड लगा करके क्वेश्चन किया गया है, तो इसका मतलब आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो पीएल अकाउंट का फीचर नहीं है ना। तो यही एक फीचर नहीं है, ये ऑप्शन सही है। बाकी ये फीचर है तो फिर ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा, इट स्टार्ट विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अभी देखिए इधर मैंने समझाया था कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद ही पीएल अकाउंट बनता है, और पीएल अकाउंट में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जैसा भी ट्रेडिंग में आता है उसको ट्रांसफ़र करके लाते हैं, फिर पीएल अकाउंट को बनाया जाता है। तो कहने का सेंस ये हुआ कि पीएल अकाउंट की शुरुआत ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है मीन्स जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है उसी से शुरुआत पीएल अकाउंट की सबसे पहले किया जाता है। तो बिल्कुल ये भी फीचर है, तो ये आंसर आपका सही नहीं होगा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट है, इट इज सेकेंड स्टेज ऑफ द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का ये दूसरा स्टेज होता है। तो देखिए हमने अभी बताया था जब फाइनल अकाउंट बनाया जाएगा तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेने के बाद पीएल अकाउंट बनाते हैं। तो दूसरा स्टेज तो हो ही गया, ये भी पीएल अकाउंट का फीचर है, इसलिए ऑप्शन ये सही नहीं होगा। तो ये तीन हमारे फीचर थे, सिर्फ ए वाला पॉइंट एक ऐसा है जो पीएल अकाउंट का फीचर नहीं है। और क्वेश्चन में पूछा भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फीचर्स हैं वो आंसर आपका नहीं होगा, बल्कि जो पीएल अकाउंट का फीचर नहीं है वही ऑप्शन सही होगा। तो ए वाला फीचर नहीं है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो फिफ्थ, जो कि कौन से चैप्टर से है, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से। तो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से क्या पूछा है पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर उसी से ही रिलेटेड आपको शॉर्ट समरी बताते हैं, क्योंकि चैप्टर की शॉर्ट समरी तो बहुत बड़ा होता है। तो पूरी शॉर्ट समरी अगर हम पढ़ाएंगे तो 1-1.5 घंटा शॉर्ट समरी पूरी पढ़ाने में निकल जाएगी, तो इसलिए हम पूरा चैप्टर का कंक्लूजन नहीं दे पाएंगे। हाँ, जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या उसकी शॉर्ट समरी बनेगी वो बना के आपको समझा देंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन क्या सही होगा वो समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा 4 था। 4th में भी पूछा है कि कौन सा ऐसा फीचर पीएल अकाउंट का नहीं है, और इसमें भी पूछा है कि ऐसा कौन सा फीचर बिल ऑफ एक्सचेंज का नहीं है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का कौन सा फीचर नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो हम बात कर लेते हैं पहले बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अगर आप बात करेंगे तो इसमें 3 पार्टी होती है। कितनी पार्टी होती है? 3 पार्टी। कौन कौन? एक होता है ड्रावर, एक होता है ड्रावी, और दूसरा लास्ट होता है पेई। ड्रावर किसे बोलते हैं? तो ड्रावर का मतलब जो गुड्स को सेल करता है, मीन्स सेलर।
ड्रावी किसे बोलते हैं? तो जो गुड्स को बाय करता है मीन्स बायर। और पेई कौन का होता है? तो जो पेमेंट रिसीव करता है, पेमेंट रिसीव्ड ऑफ बिल, पेमेंट रिसीव्ड ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पे जो भी पर्सन बिल का पेमेंट रिसीव करेगा उसी को ही पेई कहा जाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, उन 3 पार्टीज के नाम लिख दिए गए और किसे हम क्या बोलेंगे वो भी बता दिया गया। दूसरा, बिल को लिखता ड्रावर है, एक्सेप्ट ड्रावी करता है, उस बिल पर साइन दोनों लोगों का होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ड्रावर ऑर्डर करता है ड्रावी को पेमेंट करने का। कौन ऑर्डर करता है? ड्रावर। किसे? ड्रावी को। मीन्स सेलर बायर से बोलता है कि भैया इसका पेमेंट तुम या तो ड्यू डेट पे मुझे देना, अगर मैं बिल को रखा रहूँगा तो, इनकेस ये बिल मैं किसी और को दे दूँगा तो ये फिर इसका पेमेंट भी तुम उसी को करना जिसको हम बिल दिए रहेंगे, मीन्स जिसे हम ऑर्डर किए होंगे। तो ये ऑर्डर भी करता है। तो इतनी ही शॉर्ट समरी सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिस्कस करते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। पहला है इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आप पढ़ें, अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कोई बिल जब जनरेट होती है तो उस बिल को लॉ के अकॉर्डिंग स्टैम्प्ड कराना मस्ट है। स्टैम्प्ड का मतलब क्या होता है? तो नोटरी कराना। कहने का मतलब ये हुआ कि बिल का अमाउंट जैसा छोटा बड़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग उतने ही रुपए के बिहाफ में स्टैम्प पेपर पर लिखित होगा कि इन्होंने इतने रुपए का पेमेंट इतने महीने के बाद करने की बात किया है, जिस पे दोनों अपना साइन कर देंगे तो वो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल हो जाएगा। जिसका पेमेंट लीगली होगा फिर वो इलीगल नहीं माना जाएगा। तो जैसा भी लॉ के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होता है वैसा स्टैम्प्ड होना जरूरी है बिल ऑफ एक्सचेंज की केस में। तो बिल्कुल ये फीचर तो है, बिल ऑफ एक्सचेंज का ये फीचर है। जबकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि कौन फीचर नहीं है, तो अगर ये फीचर है तो फिर ये आंसर तो हो नहीं सकता, ये हट गया। बी है अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन रिटन एंड नॉट ओरल। कहने का मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज ओरल नहीं होना चाहिए बल्कि रिटन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोई बात को ओरल बोल करके बिल जनरेट करना चाहें और उस बिल को स्टैम्प्ड कराना चाहें तो कैसे पॉसिबल होगा? स्टैम्प्ड कराने के लिए तो लिखित होना चाहिए, तो इसलिए बिल को ओरल एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बिल लिखित होना चाहिए। तो बिल कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। तो ये वाला भी आपका ऑप्शन फीचर से ही रिलेटेड हुआ, मतलब बिल लिखित होना चाहिए, बिना लिखित वाला बिल नहीं होना चाहिए। लास्ट सी है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी साइन इट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट, इसका मतलब ये हुआ कि बिल को जिसने बनाया है जरूरी नहीं है कि वह भी साइन करे, है कि नहीं? ऑप्शन में बोला है कि जो पर्सन ने बिल को बनाया है उस पर्सन का साइन उस बिल पर जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है, जो भी बिल को बनाता है वो भी बिल पे साइन करता है और प्लस जो बायर होता है वो भी साइन करता है। कहने का मतलब ड्रावर और ड्रावी दोनों उस बिल पे साइन करते हैं, बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी दोनों साइन करते हैं। तो अगर यहाँ पे बोला है कि नेसेसरी नहीं है कि बिल को बनाने वाला भी साइन करे, तो हम बोलेंगे कि ये तो भैया फीचर नहीं है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर ये है कि साइन दोनों का होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेकर का साइन जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब यही एक ऐसा पॉइंट हमें मिला जो बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर नहीं बन पा रहा है। लास्ट क्या है? इट इज़ एन ऑर्डर टू मेक अ पेमेंट। ऑर्डर टू मेक अ पेमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है
ये एक तरीके से ऑर्डर करता है पेमेंट करने का। कहने का सेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यू डेट तक अगर ड्रावर के पास है तो फिर ड्रावर को ही पेमेंट करेगा। अगर ड्रावर बिल को किसी दूसरे पर्सन को दे दिया है तो फिर ड्रावी उस दूसरे पर्सन को पेमेंट करेगा। तो कहने का सेंस ये हुआ कि बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर करता है पेमेंट करने का। किस पर्सन को? जिस पर्सन के पास वो बिल होता है उसी पर्सन को पेमेंट करिए, है कि नहीं? तो अब ऑप्शन आपका सी सही निकल गया। इसके साथ और एक क्वेश्चन यही आपको बता देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जो मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल को जो बनाने वाला होता है, क्या वो ड्रावर एंड पेई दोनों हो सकता है? क्या वो ड्रावर और पेई दोनों बिल को बनाने वाला पर्सन ही हो सकता है? तो बिल्कुल आंसर सही करिएगा, क्योंकि जो पर्सन बिल को बनाया है, अगर वो पर्सन बिल को ड्यू डेट तक अपने पास ही रखेगा तो उस बिल का पेमेंट वही पर्सन ही रिसीव करेगा, और पेई वही कहलाता है जो पर्सन बिल का पेमेंट रिसीव करता है। तो अगर ड्रावर ने बिल को बना दिया और बिल ड्यू डेट तक अपने पास ही रखा तो उस बिल का पेमेंट ड्रावर को ड्यू डेट पर मिलेगा। तो ड्यू डेट के दिन वो ड्रावर पेई भी बन जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ड्रावर पेई भी बन सकता है, और पेई कोई अनदर पर्सन भी हो सकता है। कब? जब ड्यू डेट पे बिल ड्रावर के पास ना हो, किसी अनदर पर्सन के पास हो, तो वो अनदर पर्सन बिल का पेई कहलाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कहीं पर कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो रहा है, बेशक आप अपने डाउट को पूछिएगा, क्योंकि आप अपने डाउट को नहीं पूछेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट हो रहा है। हमारे पढ़ाने के तरीके में कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसे कमेंट में भी लिख सकते हैं, उस पर भी विचार किया जाएगा, जिससे आपकी क्लास और भी बेहतर से बेहतर बनाई जा सके। चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट करिए, आगे कुछ और क्वेश्चन लेके आते हैं। पहले इसे आप नोट कर लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। ये तीनों ही क्वेश्चन आपका कंपनी एक्ट 2013 से लिया गया है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट आपका टॉपिक है, उसी से है ये। ध्यान दीजिएगा, कंपनी एक्ट 2013 में सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछ रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट। आपका जो सिलेबस है उसमें देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट की जो बात किया है, इसका मतलब वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट बनाया जाता है उसी बैलेंस शीट के क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। तो बैलेंस शीट का क्लासिफिकेशन अगर आप नहीं जानते हैं, मीन्स ऐसे समझिए कि कंपनी के बैलेंस शीट के फॉर्मेट को अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको कंपनी के बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में पहले जानना पड़ेगा। कंपनी का जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट को ही हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले आप उस वीडियो को देख लें जो कंपनी के बैलेंस शीट के फॉर्मेट से रिलेटेड है। जब आप उस फॉर्मेट को देख लेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पाएंगे तो अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी आपको आसानी होगी। फिर भी जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं अभी उनके लिए छोटी सी शॉर्ट समरी को लेते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप जा कर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ करेंट असेट्स। करेंट असेट्स का कौन सा पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो करेंट असेट्स में कंसीडर नहीं होता है।
तो पहले ये असेट्स क्या है और फिर असेट्स के आगे करंट क्या लगा है उसकी बात करते हैं। तो जब आप कंपनी एक्ट के थ्रू बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे तो असेट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया। असेट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया, नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। ये क्वेश्चन आपका करेंट असेट्स के साइड से पुटअप किया गया है, नॉन करेंट असेट्स की तरफ से नहीं, बल्कि किस साइड से पुटअप किया, तो करेंट असेट्स साइड से किया गया। तो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ करेंट असेट्स के बारे में, नॉन करेंट असेट्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। करेंट असेट्स क्या है, तो ऐसी असेट्स जिसको हम विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट करा ले जाएं, वो हमारी करेंट असेट्स कहलाती है। आपके कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो कंपनी से रिलेटेड बैलेंस शीट दिया, उस बैलेंस शीट में असेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, नॉन करेंट और करेंट। तो करेंट के सबहेड बने, करेंट असेट्स के सबहेड बने जिसमें था ट्रेड रिसीवेबल, एक हेड है ट्रेड रिसीवेबल। अभी स्टेप बाय स्टेप इन सब के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। दूसरा बना इन्वेंट्रीज, फिर बना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चौथा बना शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, और लास्ट बना अदर करेंट असेट्स। अब ये क्या है पांचों पॉइंट, इसके बारे में बात करते हैं। करेंट असेट्स को इतने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या है, तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स के अमाउंट को ट्रेड रिसीवेबल के नाम से अब जाना जाता है कंपनी के बैलेंस शीट में। क्लियर है। डेटर्स का मतलब जिसको कंपनी ने कुछ सामान उधार में बेचा है लेकिन अभी उसका पैसा पाया नहीं है बल्कि पाएगा, तो वो डेटर्स के नाम से जाना जाएगा। और वही पर्सन अगर कंपनी को बिल एक्सेप्ट करके दे दे तो उस पर्सन को डेटर के नाम से न जान करके उस अमाउंट को बिल के नाम से जाना जाता है, मीन्स बिल्स रिसीवेबल के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स के रूप में जितना भी अमाउंट कंपनी के पास होता है उसको ट्रेड रिसीवेबल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब कंपनी के जो भी गुड्स नहीं सेल हो पाए एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, उसको इन्वेंट्री के नाम से जाना गया। कौन कौन से यहाँ पर आइटम होंगे, तो रॉ मटेरियल का भी जितना स्टॉक होगा उसे हम इन्वेंट्री के नाम से जानेंगे। फिनिश गुड्स का भी जितना स्टॉक होगा एंड ऑफ द ईयर का उसे भी हम इन्वेंट्री के नाम से जानेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस को भी जानेंगे। इन सबको किसके नाम से जानेंगे, इन्वेंट्री। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब जो हमारे जेब में पैसा है, जो हमारा पैसा बैंक में जमा है, या फिर ना तो हमारा पैसा अभी बैंक में ही पहुंचा है और ना ही हमारे जेब में कैश के रूप में है बल्कि चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में पड़ा हुआ है। तो इन सभी को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के रूप में जानेंगे। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस क्या है, तो कंपनी कम समय के लिए अगर किसी पर्सन को लोन दिया, मतलब 12 महीने से कम टाइम के लिए किसी दूसरे पर्सन को लोन दे रखी है कंपनी, तो उस अमाउंट को शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस के नाम से जाना जाएगा। अदर करंट असेट्स में क्या आता है, तो कंपनी जो भी पेमेंट, जिस एक्सपेंस का पेमेंट 12 मंथ का करना चाहिए, उस एक्सपेंस का पेमेंट अगर 12 मंथ का करने के साथ साथ नेक्स्ट ईयर का 2-4 महीने का भी पेमेंट अगर इसी करंट ईयर में ही कर रखा है, तो जो नेक्स्ट ईयर का पेमेंट इसी करंट ईयर में कंपनी ने किया है, उसी नेक्स्ट ईयर वाले ही अमाउंट को प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से जानते हुए अदर करंट असेट्स में ला करके दिखाया जाता है। तो ये पार्ट है आपके करंट असेट्स के। अब क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या बोला,
नॉट अ पार्ट ऑफ करंट असेट्स। इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो करंट असेट्स का पार्ट नहीं है? तो पहला है ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, ध्यान दीजिएगा, ट्रेड रिसीवेबल, तो ये तो पार्ट है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसने नॉट लगा के क्वेश्चन में पूछा है कौन सा पार्ट नहीं है, तो ये तो है करंट असेट का पार्ट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखिए करंट असेट्स का पार्ट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑफिस इक्विपमेंट कहीं दिख रहा है क्या? पूरे लिस्ट में कहीं पर भी आपको ऑफिस इक्विपमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑफिस इक्विपमेंट करंट असेट्स का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? सी। लेकिन डी के भी ऊपर बात कर लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस भी क्या यहाँ दिख रहा है? तो आंसर होगा नहीं। बट ये जो हमारा करंट अदर करंट असेट्स लिखा गया है, इसी के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस को दिखाया जाता है, तो इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंस हमारा अदर करंट असेट्स का पार्ट है। इट मीन्स अदर करंट असेट्स हमारा करंट असेट्स का पार्ट है, तो दूसरे सेंस में कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट असेट्स का पार्ट है। अगर करंट असेट्स का पार्ट प्रीपेड है तो फिर ये भी आंसर आपका सही नहीं होगा, तो आंसर क्या सही हो गया? सी। क्या? ऑफिस इक्विपमेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को आपने कर लिया। अब बात करते हैं 7 का। तो 7 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी का पार्ट कौन नहीं है, यह पूछा गया। नॉट लगा के फिर से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऊपर करंट असेट्स पूछा था, यहाँ क्या पूछ रहा है? करंट लाइबिलिटी। तो अब असेट्स वाला आप नोट कर लीजिए, हम लाइबिलिटी लिख करके समझा देते हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटी हाइट की जब आप बात करेंगे तो कंपनी में लाइबिलिटी को पहले तो 2 कैटेगरी बनाया, एक इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। क्या बनाया? लाइबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी में लाइबिलिटीज को एक तो इक्विटी के नाम से बनाया गया और दूसरा लाइबिलिटीज के नाम से बनाया गया। जब लाइबिलिटीज की बात करेंगे तो इस लाइबिलिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटीज। क्लियर? अब अगर हम बात करें हमारा क्वेश्चन किधर से रिलेट कर रहा है, तो आंसर होगा करेंट लाइबिलिटी से। तो हम सिर्फ करेंट लाइबिलिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे, करेंट लाइबिलिटी से रिलेटेड। तो करेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। जिसका पेमेंट हमें विद इन 12 मंथ में करना है उसे करेंट लाइबिलिटी कहा जाता है। तो कंपनी जिसका भी पेमेंट 12 मंथ के अंदर करेगी वो कंपनी के लिए करेंट लाइबिलिटी कहलाएगा। तो करेंट लाइबिलिटी में हम क्या क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोविंग। शॉर्ट टर्म बोरोविंग का मतलब अगर कंपनी ने कहीं से लोन लिया है वो भी 12 महीने से कम समय के लिए, तो वो कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी बनेगा और उसको शॉर्ट टर्म बोरोविंग के नाम से दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो ये क्या है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब कंपनी को कुछ पेमेंट करना है, अभी कंपनी ने पेमेंट नहीं किया बल्कि उसके लिए पैसा अरेंज करके रख लिया है, तो वो कंपनी शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के नाम से जानती है। तो कंपनी ने अगर उस पैसे को अरेंज करके रख लिया है प्रोविजंस के नाम से, तो इसका मतलब वो भी तो पेमेंट 12 महीने में ही कंपनी करेगी, तो वो भी करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। तो क्या क्या बना, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसके साथ साथ बनता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, अब ये क्या होता है, तो ट्रेड पेबल का मतलब कंपनी ने किसी पर्सन से गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, मीन्स क्रेडिटर। कंपनी ने किसी पर्सन से गुड्स क्रेडिट में परचेज किया तो उसको पेमेंट अभी कंपनी ने किया नहीं है बल्कि उसको पेमेंट कंपनी करेगी, तो वो बन गया क्रेडिटर। अगर वही क्रेडिटर बिल एक्सेप्ट करके कंपनी को दे देता है तो इन फ्यूचर में वही क्रेडिटर, अगर कंपनी
उस क्रेडिटर्स को बिल एक्सेप्ट करके दे देती है, तो इसका मतलब उस बिल का पेमेंट कंपनी इन फ्यूचर करेगी, तो फिर वो क्रेडिटर के नाम से ना जान करके बिल्स पेबल के नाम से जाना जाता है। तो कंपनी में क्या किया गया, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के नाम से जितना अमाउंट दिखता है उस अमाउंट को मर्ज करके ट्रेड पेबल के नाम से दिखाया जाता है। इसके साथ साथ और हमारा जो है वो है अदर करेंट लायबिलिटी। अदर करेंट लायबिलिटीज़ में क्या दिखाते हैं, तो अदर करेंट लायबिलिटीज़ में वो लायबिलिटी दिखाई जाती है जिसका पेमेंट कंपनी को विद इन 12 मंथ करना है बट अभी किया नहीं है। दूसरा सेंस में, कंपनी जिस एक्सपेंस का पेमेंट अभी तक नहीं कर पाई है उसका पेमेंट कंपनी को विद इन 12 मंथ में करना ही पड़ेगा, तो उस एक्सपेंस को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से जानते हैं और उसी को अदर करेंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। तो करेंट लायबिलिटी के ये सब पार्ट हैं, ये सब पार्ट हैं किसके, करेंट लायबिलिटी के। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ करेंट लायबिलिटी। नीचे जो नाम लिखा है उसमें से कौन सा करेंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, तो पहला ही लिखा है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपका नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है, ठीक है, कहाँ आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी में। तो देख के ही आपको लग गया कि अगर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है तो इसका मतलब डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारा करेंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है। तो एक तरीके से आंसर तो सही हो गया, बट और भी ऑप्शन दिए हैं उसके ऊपर भी हमें डिस्कस करना है। तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब कंपनी का जितना टैक्स से रिलेटेड लायबिलिटी बन रही थी, अगर कंपनी उससे कम टैक्स का पेमेंट किया है तो जितना पेमेंट नहीं कर पाई है वही लायबिलिटी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहाँ दिखाते हैं, तो नॉन करेंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। तो अगर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी का पार्ट है तो क्वेश्चन तो पूछा है कि कौन सा नीचे वाले ऑप्शन में से करेंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन पहला ही है कि ये करेंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, क्योंकि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारा करेंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है बल्कि नॉन करेंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो ऑप्शन तो हमारा यही सही हो गया। बट नीचे के भी बारे में बात कर लेते हैं। करेंट टैक्स लायबिलिटी, करेंट टैक्स लायबिलिटी मतलब वो टैक्स लायबिलिटी जो कंपनी ने पे नहीं किया अभी पे करेगी, तो करेंट लायबिलिटी। करेंट पोर्शन ऑफ लोन पेबल्स मतलब कंपनी ने लोन लिया है शॉर्ट टर्म के लिए, अभी पे नहीं किया है, पे करने वाली है। करंट पोर्शन, करंट पोर्शन में 12 मंथ के अंदर ही जिस पोर्शन का पेमेंट कंपनी करने वाली है, जिस लोन का पेमेंट 12 मंथ के अंदर ही पेमेंट करने वाली है कंपनी, उसे करंट पोर्शन ऑफ लोन पेबल के नाम से जाना जाता है। तो ये भी किसका पार्ट हो गया, करंट लायबिलिटी का ही पार्ट हो गया। क्रेडिट कार्ड डेट, क्रेडिट कार्ड डेट का मतलब क्या होता है, तो आप सभी लोग क्रेडिट कार्ड का नाम तो सुने हैं। तो क्या है क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि आप जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लिए हैं उसमें आपकी लिमिट डिसाइड होती है कि आप इतने लिमिट तक शॉपिंग कर सकते हैं और उसका पेमेंट 45 डेज के अंदर अगर आप जमा कर देते हैं तो फिर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। कुल मिला के ऐसे समझिए, आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा रहे या ना रहे, लेकिन कंपनी वो बैंक आपको एक सर्टन अमाउंट की लिमिट देती है कि आपके अकाउंट में एक भी रुपया ना रहे तो भी आप इतने रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हैं, प्लस इतना विड्रा कर सकते हैं। सपोज दैट कंपनी ने कहा 50,000 की आप शॉपिंग कर सकते हैं और 5,000 का विड्रा कर सकते हैं, तो कुल मिला के आप 55,000 रुपया यूज कर सकते हैं। आपके अकाउंट में अगर एक भी रुपया नहीं है तो भी। क्लियर, 50,000 की शॉपिंग करेंगे मीन्स आप खरीदारी करेंगे और पेमेंट वहीं क्रेडिट कार्ड से कराएंगे, उसको एटीएम से नहीं निकाल पाएंगे। 5,000 का विड्रा कर लीजिए, तो कुल मिला कितना निकाल लिए 55,000। अब वो 55,000 अगर आप 45 डेज के अंदर जमा कर देते हैं, जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है उस बैंक में अगर आप जमा कर देते हैं तो बैंक आपसे एक भी रुपया इंटरेस्ट नहीं लेती है। अगर आप नहीं जमा करते हैं तो इंटरेस्ट बैंक आपसे लेती है। तो कुल मिला के अगर हम कहें
कि क्रेडिट कार्ड से आप जो भी पैसा लेंगे यूज करेंगे उसका पेमेंट आपको कितने दिन के अंदर करना है, 45 डेज के अंदर। तो कुल मिला के 12 महीने के अंदर ही तो करना है। तो इस तरीके से जो भी क्रेडिट कार्ड के रूप में आपने पैसा लिया है वो आपका क्रेडिट कार्ड डेट कहलाया। क्रेडिट कार्ड डेट का मतलब क्रेडिट कार्ड के रूप में लिया गया लोन। तो फिर उसका पेमेंट तो 45 दिन के अंदर ही करेंगे, तो कहने का मतलब 12 महीने के अंदर। अब 12 महीने के अंदर करेंगे तो करेंट लायबिलिटी का पार्ट बना, तो फिर ये भी करेंट लायबिलिटी का पार्ट बन गया। तो बी सी डी ये तीनों ही पॉइंट आपके करेंट लायबिलिटी के पार्ट हैं। तो ये तो ऑप्शन कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा करेंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, तो करेंट लायबिलिटी का पार्ट ए वाला नहीं था। तो आंसर आपका क्या हो गया, ए सही। क्लियर? इस तरीके से आपने इसको देख लिया। अब हमारा जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो है 8वें क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम फिर से एक छोटी सी शॉर्ट समरी देखते हैं, वो भी किससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन हमारा जिससे रिलेटेड होगा, जिससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर से नॉट लगाया, अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसका मतलब क्या है कि नीचे जो पॉइंट दिए हैं उन पॉइंट्स में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो शेयर होल्डर इक्विटी से रिलेटेड नहीं है। तो क्या है शेयर होल्डर इक्विटी, पहले इसकी बात कर लें। तो इक्विटी में कंसीडर करते हैं शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड, इसका क्या मतलब है, शेयर होल्डर फंड्स का मतलब कंपनी में जो भी पर्सन शेयर के रूप में पैसा लगाया है, कंपनी उस पैसे को शेयर होल्डर फंड के नाम से जानती है। क्लियर? तो इस शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, तो आता है पहला शेयर कैपिटल। शेयर के रूप में कंपनी को जो भी पैसा मिलता है वो शेयर कैपिटल में दिखाया जाएगा, प्लस कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उन सभी प्रॉफिट और कंपनी के थ्रू बनाए गए जितने भी रिजर्व होते हैं उसे रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में दिखाते हैं। और इन दोनों में जितना भी अमाउंट दिखता है वो सब शेयर होल्डर फंड का पैसा होता है। किसका पैसा होता है, शेयर होल्डर फंड का। तो कुल मिलाकर हम ऐसे कह लें, शेयर कैपिटल मीन्स कंपनी को शेयर के रूप में मिला हुआ पैसा। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब सरप्लस मीन्स कंपनी की प्रॉफिट, और रिजर्व मीन्स इस प्रॉफिट में से निकाल के बनाया गया रिजर्व मीन्स इस प्रॉफिट का हिस्सा, ऐसे समझिए। तो कुल मिला के ये पूरा हो गया प्रॉफिट, ये पूरा पूरा क्या बन गया अब, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट भी किसका होता है, जो कंपनी में शेयर के रूप में पैसा लगाए हैं। इसीलिए इन दोनों का अमाउंट जोड़ करके शेयर होल्डर फंड के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट है रिटेन्ड अर्निंग। क्या होता है रिटेन्ड अर्निंग? कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी उसी प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट इन्वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रख लेती है। मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ वो पूरा का पूरा प्रॉफिट कंपनी में जो लोग शेयर के रूप में पैसा लगाए थे वो पैसा एक्चुअल में था उन्हीं का, तो कंपनी को पूरा पैसा उन्हीं को दे देना चाहिए, मतलब शेयर होल्डर फंड्स को दे देना चाहिए। बट कंपनी ने पूरा न दे करके कुछ पैसा कंपनी होल्ड करके रखी है, जो कि कहीं इन्वेस्ट करने के पर्पज से रखी है। तो जो पैसा होल्ड करके रखी है वो भी तो प्रॉफिट का ही तो हिस्सा है, वो भी प्रॉफिट का हिस्सा है। बस अंतर क्या है कि वो शेयर होल्डर को नहीं दिया गया, कंपनी उसे होल्ड कर रखी है इन्वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी होल्ड प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग के नाम से जाना जाता है। तो अब जरा सोच के बताइए, अगर ये रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट का ही एक शेयर है तो प्रॉफिट किसका है, प्रॉफिट तो शेयर होल्डर फंड का है ना। और इसी प्रॉफिट में से कुछ पैसा जो रोका गया वो रिटेन्ड अर्निंग है। तो कुल मिलाकर हम कहें कि रिटेन्ड अर्निंग शेयर होल्डर का पार्ट है, तो कुछ गलत है क्या? तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं। तो रिटेन्ड अर्निंग शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड है, मीन्स शेयर होल्डर इक्विटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा कौन सा नहीं है, तो ये है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं बन सकता। दूसरा कैपिटल स्टॉक, कैपिटल के रूप में जो पैसा है वो, तो कैपिटल के रूप में जो पैसा है मीन्स जो शेयर के रूप में पैसा है वो भी शेयर होल्डर से रिलेटेड, तो वो भी आंसर नहीं होगा क्योंकि नॉट वर्ड लगा है। एडिशनल पेड इन कैपिटल मीन्स जो पर्सन शेयर के रूप में पैसा लगाए थे
वो कंपनी के ओनर कहलाए, वो शेयर होल्डर कहलाए। उन्होंने बाद में कंपनी को फिर से जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो फिर से उन लोगों ने पैसा लगाया, तो उसको बोलते हैं एडिशनल पेड इन कैपिटल। तो कुल मिला के ये भी पैसा कौन लगाया? शेयर होल्डर ने ही लगाया। तो ये भी किसका पार्ट हो गया? शेयर होल्डर इक्विटी का। लास्ट क्या है? लोन पेबल। लोन्स का अभी पेमेंट नहीं किया गया है, बल्कि पेमेंट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर लोन कंपनी ने ले रखा है और उसका पेमेंट अभी नहीं किया है तो उसका पेमेंट कंपनी या तो 12 महीने के बाद करेगी या तो 12 महीने के अंदर करेगी। 12 महीने के बाद करेगी तो लायबिलिटी का नॉन करंट लायबिलिटी बनेगा, और 12 महीने के अंदर करेगी तो लायबिलिटी का करंट लायबिलिटी। तो कुल मिला के लोन पेबल हमारा लायबिलिटी साइड में जा रहा है, लोन इक्विटी साइड में नहीं आ रहा है। और क्वेश्चन में पूछा भी है कि शेयर होल्डर इक्विटी का कौन सा पार्ट नहीं है, तो फिर यही वाला पार्ट नहीं है। तो ए बी सी आंसर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इस तरीके से हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का। कैसे? फॉर्मेट के थ्रू। तो फॉर्मेट अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले फॉर्मेट को जरूर देख लीजिए। क्लियर है? कोई भी कन्फ्यूजन बन रहा है तो बिल्कुल पूछिएगा। हर एक ऑप्शन को होने और ना होने का रीजन भी आपको मालूम होना चाहिए। ये ऑप्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और ये ऑप्शन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। सिर्फ जो आंसर सही है उसी को आप जान करके बाकी को छोड़ देंगे तो हो सकता है कल के डेट में नाट हटा करके क्वेश्चन बन जाए तो बाकी वाले सही होंगे तो फिर ये हट जाएगा। तो ये आपका एक कन्फ्यूजन पॉइंट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा। और इन केस नहीं समझ में आया, कहीं कन्फ्यूजन हो गया, तो बेशक आप कमेंट में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। बैलेंस शीट के फॉर्मेट से रिलेटेड आप वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपका जो भी डाउट बन रहा है वो डाउट ख़त्म हो जाए। ठीक है? ऐसे ही अभी और भी पॉइंट हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उसके भी ऊपर डिस्कस किया जाएगा, लेकिन बाद में। इसके साथ ही हमारा ये सेशन ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जो है उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपकी कोई क्लास नहीं छूटेगी। ठीक है? हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल पे वीडियो देख रहे हैं। जब मैं वीडियो का डिटेल देखता हूँ तो वहाँ 40-50% ऐसे व्यूवर हैं जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, फिर भी वीडियो उन्होंने देखा है। मैं स्पेशली हम्बल रिक्वेस्ट उनसे करता हूँ कि अगर आप उसी में से हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे फैमिली के मेंबर होते हैं, और जहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमें पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर के आते हैं। तो इसी होप के साथ, इसी आशा के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।